देखो लास्ट टर्न पर एक तो हम कर चुके थे न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट हो गया था। ठीक है, नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, और नाभिक कितने तरह के नाभिक हमने पढ़े थे, जिसमें कि आइसोटोन, आइसोबार, ठीक है, मिरर, प्रतिबिंब नाभिक, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की थ्योरी हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे, और एक हमने पूरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा था, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पढ़ी थी। ठीक है, इन सब के मिक्सचर के आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ी सी थ्योरी है, और समय मिलेगा तो क्वेश्चन के बाद फिर रेडियो सक्रियता हम आज स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है, देख रहे होंगे आप, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन यानी कुछ जोड़े में उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा देखते हैं। तो होता यह है कि जब कभी भी एक ऊर्जावान गामा विकिरण, एक ऊर्जावान गामा विकिरण हम ले लेते हैं, जब कभी भी हम एक ऊर्जावान, इसको हटा दूं पहले, तो ऊर्जावान गामा विकिरण, देखिए ये कोई गामा विकिरण है, और इस गामा विकिरण को हम ऊर्जावान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा थोड़ी अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अभी मैं बताऊंगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी कम से कम होनी ही चाहिए। लेकिन इतनी ही क्यों होनी चाहिए वो अभी हम बात करते हैं। तो जब कभी भी किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराता है, या हम कहें किसी हैवी पदार्थ से टकराता है, तो उसके कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर इस गामा फोटोन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। उसको, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्म उत्पादन। तो क्या प्रक्रिया हुई, एक बार फिर से देखें कि जब कभी भी एक ऊर्जावान फोटोन और गामा किरण फोटोन एक भारी पदार्थ पर गिरता है, तो यह पदार्थ के कुछ नाभिकों द्वारा अवशोषित होता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है। इस घटना को ही हम कहते हैं क्या, युग्म उत्पादन। ठीक है, और इसको इस समीकरण से हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक hν ऊर्जा का गामा फोटोन है। इसको हमने किसी हैवी पदार्थ, किसी भारी पदार्थ पर गिराया, टकराया, तो उसके कुछ नाविकों ने इसको अवशोषित कर लिया और एक पॉजिट्रॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर यह है, इनके आवेश का अंतर है। एक नेगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान दोनों का समान होता है, द्रव्यमान दोनों का समान होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अलग अलग होता है, द्रव्यमान भी अलग अलग होता है, लेकिन आवेश की मात्रा समान होती है, हालांकि एक धन और एक ऋण होता है। यहाँ पर आवेश एक धन और एक ऋण होता है और द्रव्यमान इनका समान होता है। तो गामा फोटोन जब किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और 1 बीटा 0, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है 1 बीटा 0, और -1 बीटा 0 ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ये दोनों यहाँ पर बनते हैं। तो ये समीकरण है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन की बात करें और इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रत्येक का जो शेष द्रव्यमान ऊर्जा है, यानी रेस्ट मास एनर्जी, शेष को विराम लिख देना, विराम अच्छा शब्द है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में थे तब उनके अंदर कितनी ऊर्जा थी। ठीक है, तो वो ऊर्जा निकाली जाए। ऊर्जा निकालने के लिए देखिएगा, ये शेष की जगह विराम लिख देना, विराम
द्रव्यमान ऊर्जा, वो ऊर्जा निकाली जाए तो वो ऊर्जा जो निकलती है वो E बराबर mc² से निकालते हैं। तो E बराबर m0 क्या, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का विराम द्रव्यमान, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान कैसा है, बराबर है, तो m0 इंटू c²। m0 का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, यही होता है, इंटू c²। c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे आप तो ये 8.2 10⁻14 जूल आता है। इसका गुणा भाग करके देख लो, मतलब गुणा करके देख लो, 8.2 10⁻14 जूल आएगा। इसको अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो ये आता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक पॉजिट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चाहे पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। अब यहां पर जरा सोचो, गामा फोटोन से पॉजिट्रॉन बनाना है, इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो इसका मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे तो एक पॉजिट्रॉन की कितनी हुई 0.51, दूसरे की भी ऊर्जा कितनी हुई 0.51, इसका मतलब 1.02 हुई। इधर राइट साइड में टोटल ऊर्जा कितनी हुई 1.02, तो इसका मतलब 1.2 ऊर्जा तो चाहिए, 1.02 ऊर्जा तो चाहिए। ठीक है, अच्छा ये इतनी ऊर्जा तो चाहिए ना। अब इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब है गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होनी चाहिए। इससे कम होगी तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए इससे कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से कम का फोटोन अगर किसी हम पदार्थ पर, हैवी पदार्थ पर गिराएं तो फिर युग्म उत्पादन प्रक्रिया नहीं होगी, फिर या तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, या जो है कॉम्पटन प्रभाव होगा। ठीक है, जो हमने उसमें इसके पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि ऊर्जा गामा फोटोन की कम से कम 0.51 इंटू 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रेस्ट मास ऊर्जा, जिसको विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऊर्जा संरक्षण से इधर टोटल ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, तो इधर जो गामा फोटोन है उसकी ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना ही चाहिए। इससे कम होगी तो ये पेयर बनेंगे ही नहीं, और ये पेयर नहीं बनेंगे तो फिर दूसरी घटनाएं होंगी। कौन सी घटनाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव। तो ये यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि वो कहेगा कि अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की ऊर्जा का फोटोन अगर किसी सतह पर गिराया जाए तो कौन सी घटना होगी, तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या कॉम्पटन प्रभाव होगा। ये युग्म विनाश या युग्म उत्पादन ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर हमने लिखा भी है अगले स्टेप में। ये लिख लिया पहला वाला, इसको लिख लेना। ठीक है, नोट कर लो इसको। और आपको जो स्टडी मटेरियल के बारे में या नोट्स वगैरह के बारे में आप पूछते रहते हो, तो अब मैंने आपके ऐप में ही एक स्टडी मटेरियल का एक वो है, एक पार्ट, उसका स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल लिखा होगा। एक फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होगा और एक स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल में जाना, फ्री वाले में नहीं। तो स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ क्लिक करके आपको एक लिंक मिलेगी, और उस लिंक में हिंदी मीडियम का एक फ़ोल्डर आएगा। उस फोल्डर में जितने हमने अभी तक नोट्स दिए हैं वो सारे नोट्स आएंगे। ठीक है, और अभी लेटेस्ट नोट्स भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो वहाँ पर आप उसको क्लिक करके और जो भी नोट्स चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आप शेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब आप जब उसको क्लिक करेंगे तो एकदम आपके पास वो खुलेगी नहीं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम, आपका ईमेल हमारे पास आएगा कि ये कोई स्टूडेंट है जो आपके नोट्स डाउनलोड करना चाह रहा है।
तो जैसे ही हमारे पास आपका नाम आएगा, आपका मेल आएगा, तो यहाँ से फिर हम आपको परमिशन देंगे। ठीक है, जब परमिशन देंगे तो फिर खुल पाएगी, अचानक नहीं खुलेगी। आप क्लिक करेंगे तो पहले हमारे पास परमिशन आएगी तो फिर परमिशन देने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो फिर खुल जाएगी। ठीक है ना। तो E0 इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। युग्म उत्पादन के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि गामा फोटोन की ऊर्जा कम से कम कितनी हो, 2 × 0.51 यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी ही चाहिए। यदि फोटोन की ऊर्जा इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा या कॉम्पटन प्रभाव होगा। ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम युग्म विनाश। युग्म विनाश क्या होता है? युग्म विनाश इसका उल्टा है, युग्म उत्पादन का उल्टा है। तो युग्म विनाश युग्म उत्पादन का विपरीत होता है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो बन गए थे वो एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ जब बहुत पास आते हैं तो जुड़ करके स्वयं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब 2 गामा फोटोन ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ करके स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे और 2 गामा फोटोन ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेंगे। इस घटना को हम कहते हैं युग्म विलोपन या युग्म विनाश प्रक्रिया, युग्म विलोपन या युग्म विनाश प्रक्रिया। ध्यान ये रखना है, इसमें एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक गामा फोटोन नहीं बनाता, ये 2 गामा फोटोन इसमें मिलते हैं। ठीक है। तो यही बात है, +1 β0 ये पॉजिट्रॉन है, -1 β0 इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर के स्वयं अपने आप को समाप्त कर लेंगे और 2 गामा फोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, Hν + Hν, गामा फोटोन। ठीक है। तो ये युग्म विनाश है, ये युग्म विनाश है, युग्म विनाश प्रक्रिया है, युग्म विनाश प्रक्रिया है। ठीक है, नोट करिएगा इसको, युग्म विनाश प्रक्रिया है ये। जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती हों वो जरूर लिखा करो, लिखने से ही दिमाग में भरती हैं। ठीक है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बन जाए अच्छी बात है लिख करके, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप दिमाग में परमानेंट भरना चाहते हो तो उसको लिखो जरूर, फिर भले ही उसको फाड़ के फेंक दो या कहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखो जरूर। लिखोगे ना तो लिखने से ही दिमाग में भरता है। आपको लगता है कि सर बहुत सारे नोट्स बनवा देंगे, इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे, है ना, आप मत बनाओ, लेकिन लिखो जरूर, फिर भले ही इधर उधर रख दो, कुछ छोड़ दो, उसको फाड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तभी चीज़ें दिमाग में जाती हैं। आप प्रिंटेड नोट्स लेके बैठ जाओगे तो वो रखे ही रह जाते हैं, उसका अपन कुछ कर नहीं पाते। जैसे किताबें रखी रह जाती हैं ना, घर पे बहुत सारी किताबें रखी हैं होंगी, अब सबके यहाँ पर लाइब्रेरी बनी होगी पूरी, लेकिन पढ़ाई नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें आपने लिखी होंगी वो थोड़ी बहुत अभी भी दिमाग में होंगी। कभी भी जीवन में कभी कुछ हाथ से लिखा होगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में अभी भी उसकी धुंधला प्रिंट होगा, तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। तो देखिएगा अगला पॉइंट है मिटा दूं इसको। ओके, अब यहां पर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो करीब 15-16 क्वेश्चंस हैं, उनको अपन कंप्लीट करते हैं। और पिछले टर्म पर जो थ्योरी बताई थी उस पर और आज जो पढ़ा है उस पर आधारित,
और कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं और उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले, और आप भी कॉपी पेन लेके बैठो और उनको सॉल्व करना है आपको, 1-1 मिनट का समय दूंगा मैं, क्योंकि जो ये वाला जो चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, इनमें बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, छोटी छोटी डेटा ऐसे होते हैं पॉइंट में और उनको अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। बाकी कॉन्सेप्ट बड़े सरल होते हैं, बहुत लंबे चौड़े या कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला सवाल है, अब पहला सवाल क्या बोल रहा है कि विराम में स्थित एक भारी नाभिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े 8:1 के वेग से गतिशील हो जाते हैं, तो टुकड़ों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? टुकड़ों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न है। कैसे करोगे? विराम में स्थित एक, ये मान लीजिए एक विराम में स्थित भारी नाभिक है, ये नाभिक है भारी नाभिक, 2 टुकड़ों में टूट गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। इसका द्रव्यमान मान लो m1 और इसका द्रव्यमान है m2। इनके जो वेग हैं, इसका वेग है v1, इसका वेग है v2। इनके वेगों का अनुपात दिया है कितना? 8:1 दिया है। तो टुकड़ों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पूछा है उसने, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो, जब कोई नाभिक अचानक टूट जाए, 2 टुकड़ों में टूट जाए, 3 में टूट जाए, कुछ कितने में भी टूट जाए, जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि कोई बॉम्ब है अचानक फट जाए, तो उसमें संरक्षण क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो यहां भी रेखीय संवेग संरक्षित होगा, क्योंकि हमने तो फोड़ा नहीं, अपने आप 2 टुकड़ों में टूट गया। तो एक टुकड़ा इधर जाएगा, दूसरा इधर कहीं जाएगा, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण तभी हो सकता है क्योंकि प्रारंभ में संवेग क्या था? 0, और अब अचानक फट गया, तो टुकड़े ऐसे भागेंगे कि दोनों विपरीत दिशाओं में जाएं और दोनों के संवेग कैसे हों? बराबर हों। विपरीत हो जाएंगे तो दोनों का संवेग जुड़ करके कितना हो जाएगा? 0, जो कि प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। तो यहां पर हम यही करेंगे कि प्रारंभिक संवेग, चूंकि यहां संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से प्रारंभिक संवेग 0 था, एक गोले का संवेग m1 v1 हुआ, दूसरे का -m2 v2 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि तभी दोनों का जोड़ 0 हो सकता है, विपरीत दिशा में जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि m1 v1 बराबर आया m2 v2। ठीक है, यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से v1 बाय v2 निकाल लो, यहां से v1 बाय v2 इधर से निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? m2 बाई m1, ये आ जाएगा। और v1 बाय v2 प्रश्न में कितना दिया है? 8:1 है, 8:1 लिख दिया। ठीक बात है। अच्छा, द्रव्यमान को कहीं हम द्रव्यमान संख्या से संबंध कर सकते हैं? द्रव्यमान, किसी नाभिक का द्रव्यमान यानी उसका अंदर न्यूक्लियन की जो संख्या है उसी से संबंधित हो सकता है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियन की संख्या होगी उतना ही द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। तो इसको क्यों ना हम A2 बाय A1 कर दें, कर सकते हैं। तो A2 बाय A1 इक्वल टू 8:1 आया। ठीक है। अच्छा, लेकिन त्रिज्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या की कौन सी पावर के समानुपाती होती है? 1/3। तो त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 के समानुपाती होती है। तो यहां से R1 बाई R2 निकालोगे, A1 बाई A2 की पावर 1/3। ठीक है। तो आप A1 बाई A2 का मान लिख दो, ये उल्टा दिया है, A2 बाई A1 8:1, तो A1 बाई A2 1:8 आ जाएगा। तो ये हो गया 1:8 की पावर 1/3। कितना उत्तर आया? 1:2। ठीक है। तो उत्तर आ गया 1:2। ठीक है ना, नोट करिए।
बिल्कुल सही है सभी का, 1:2। ए एंड डी दो कैसे हो सकते हैं? ए अकेले ये दिया था ना यहां पर A1/A2, A2/A1 8/1 है, तो A1/A2 1/8 होगा। ठीक है, यहां उल्टा दिया था ना, A2/A1 दिया था 8/1, हमें तो A1/A2 लेना है, तो 1/8 लिखना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, मिटा दूं इसको, नोट कर लो जल्दी से। दूसरा है AL 27 52 TE 125 नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात लगभग कितना होगा? इस सवाल को भी करेंगे। ये A है और ये 125 है, तो ये A1 मान लो, ये वाला A2 मान लो, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो वही सवाल, R समानुपाती क्या होता है? A की पावर 1/3, तो R1/R2 निकालोगे, A1/A2 की पावर कितना? 1/3। A1 कितना है? 27, A2 कितना है? 125 की पावर 1/3। सॉल्व कर लो, कितना आया? 27, 3 त्रिका 9, 3/5, 3/5 उत्तर है। ऑप्शन में है, ढूंढो किधर है, मुझे दिख रहा है ए हो जाएगा, है ना? 3/5, 6/10 ही तो होते हैं, ये कट जाएंगे ना, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, काट नहीं सकते। 3/5 कई तो इसको छोड़ ही आते, ऑप्शन भी नहीं है सर, गलत क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, करो जल्दी से, कितना आसान है ये। यदि एवोगैड्रो संख्या 6 × 10⁻23 है, 6C14 परमाणु के 14 ग्राम में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान कितने होंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं कितनी क्या होंगी, ये आपको बताना है। बताओ। ए सही है, कई बच्चों का ये आ रहा है, इसका ए सही है। देखो कैसे, एवोगैड्रो संख्या इतनी है, 14 ग्राम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कार्बन 14 की बात कर रहे हैं, उसके 14 ग्राम है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बड़ा आसान है। प्रोटॉनों की संख्या कार्बन 14 में कितनी होती है? 6 गुणा कर दो बस, कितने से? 6 × 10⁻23 से। ठीक है, तो 6C14 में अगर मैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा केवल एक परमाणु में, तो कितनी आएगी?
6 प्रोटॉन हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बताओ। फिर न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 में से 6 घटा दो, 8। अच्छा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वही 6 होंगे। ये एक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो एवोगैड्रो नंबर इतना है, 14 ग्राम की बात कर रहा है, तो 14 ग्राम में इतने प्रोटॉन, इतने परमाणु होंगे। तो बस अब कुल कितने हो गए? 6 गुणा ये, तो 36। फिर इसमें 8 गुणा 6 48, इसमें 6 गुणा 6 36। आसान प्रश्न, ठीक है ना? यस, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 3 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 4, कॉपर 64 के 2 नाभिक एक दूसरे के संपर्क में हैं, निकाय के स्थिर विद्युतीय प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान क्या होगा? 2 नाभिक हैं, एक नाभिक ये हो गया, दूसरा नाभिक ये हो गया, और दोनों पास पास में हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसकी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या r होगी, त्रिज्याएं दोनों की बराबर होंगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? d बराबर मान लो 2r, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ठीक है। अब ऊर्जा पूछी है, तो इस पर मान लो आवेश है Q1, तो दूसरे पर भी Q, इस पर आवेश है मान लो Q, ठीक है। इस पे क्या मान लें हम कि इस पे Q आवेश है, तो इस पे भी Q होगा, क्योंकि दोनों ही कॉपर के, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा पूछी है, तो ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणा Q2 बटे R। R दोनों के बीच की दूरी कितनी? D, तो D का स्क्वायर। अब आपको बता रहा हूं, आपको करना है, इसका मान आपको पता है। Q, कार्बन 64 के परमाणु के यहाँ पर कितना जो है आवेश होगा वो देख लो, इंटू Q, और नाभिक की बात कर रहा है, कार्बन 64 के नाभिक के अंदर कितना आवेश होगा वो देख लो, उतना ही आवेश दूसरे पर होगा, तो Q स्क्वायर कर देना। तो अब आप सॉल्व कर लो, ये हो गया 9 × 10⁹। Q को मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ ZE, इसका स्क्वायर बटे D कितनी है? 2R का स्क्वायर। अब आपको ZE और R के मान लिखने हैं। अब आप करो, इतनी हिंट मैंने दे दी। 90% मैंने कर दिया सवाल, 10% बचा हुआ है, ज़रा जल्दी करिएगा और आंसर बताओ इनमें से कौन सा आ रहा है।
यस, कितना आ रहा है सभी का? देखो, सबसे पहले हम इसमें आर की बात करेंगे, तो आर तो ए से आ जाएगा, क्योंकि पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? आर जीरो ए की पावर 1/3। ये किया है कि नहीं किया? आर बराबर आर जीरो ए की पावर 1/3, ये हमने पढ़ा था। अब आर जीरो क्या है? आर जीरो 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी मतलब 10⁻⁻15। ए की वैल्यू कितनी दी है इस प्रश्न में? 64। तो 64 की पावर 1/2, 1/3। 64 की पावर 1/3 कितना हुआ? 4। तो सीधे सीधे 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 4.8 फर्मी आ गया। ठीक है ना, 4.8 फर्मी आ गया। ये किसका मान आया? ये आया हमारे पास आर का मान, जो वहां पर रख दिया जाएगा। अब इसमें हमें निकालना है सीधे सीधे z। इसको लिख देता हूं 4.8 फर्मी। फर्मी माने 10⁻⁻15। तो ये मीटर में आ गया, फिर ये आर आ गया जो चाहिए अपने को। अब बताओ, ई का मान तो सभी जानते हो, 1.6 10⁻⁻19। और यहां पर इस क्वेश्चन में कॉपर की बात कर रहा है, तो 29, Z 29 हो गया। तो Q बराबर हो गया ZE, यानी 29 इंटू ई, 1.6 10⁻⁻19। अब ये सारे मान आपको लिखने पड़ेंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा। देखिए, मैं यहाँ आपके लिए फिर से लिखता हूँ, 9 इंटू 10⁻9 Z 29 1.6 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल डिवाइड बाय 2। आर की वैल्यू है 4.8 10⁻⁻15 इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी तगड़ी हो सकती है। अब बताओ क्या आ रहा है? यस, बोलो, अब कर लोगे? चलिए अब कर लेना। इसको मैं आपको लिख देता हूं, 126.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा। एक बार इसको ट्राई कर लेना कैलकुलेशन। यस, क्वेश्चन 5th, ये कॉपी करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 5th। मिटा दूं? क्वेश्चन 5 है, जब यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, किसका? यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, तो इसके द्रव्यमान का 0.1% ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो सिंपल है, ऊर्जा बराबर m इंटू सी स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी? 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? 0.1%। तो 0.1 किसका? 1 किलोग्राम का प्रतिशत, इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। बोलो क्या आया? यस, क्या आया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 था, बोलो कितना आया? 3 का स्क्वायर 9, 9 का कोई फैक्टर मिलेगा? 9 तो सभी में दिया है। 0.1 इधर तो हो गए 16 और नीचे हो गए 1000। 16 में से 3 घटा दो, 13। उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी। तो डी दिल्ली। ठीक है,
छठवां प्रश्न है, 1 ग्राम हाइड्रोजन नाभिक संलयन अभिक्रिया के द्वारा 0.993 ग्राम हीलियम में परिवर्तित होता है, तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन नाभिक बदल जाता है किसमें? 0.993 ग्राम हीलियम में, तो ऊर्जा का मान क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो इस प्रश्न में 1 ग्राम चेंज हो गया 0.993 ग्राम में, यानी द्रव्यमान में कमी आ गई। कितने की कमी आई? 0.007 की। तो 0.007 ग्राम की कमी आई, तो वो इतना ग्राम 0.007 ग्राम कहाँ चला गया? वही तो ऊर्जा में बदल गया। तो अब वो कहता है कि ऊर्जा का मान बताओ, तो जो द्रव्यमान क्षति होती है उसके संगत जो ऊर्जा आती है वही क्या आ जाएगी? ऊर्जा आएगी। तो हम इसमें सिंपल ये सूत्र लगाएंगे, उत्सर्जित ऊर्जा बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना? 0.007 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ये ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया 0.007? तो डेल्टा एम 1 ग्राम था, इसमें से 0.993 बचा, तो चला कहाँ गया? 0.007 गायब हो गया, वही ऊर्जा में बदल गया ग्राम में। तो 63 का फैक्टर आएगा। 63 तो सभी में दिए हैं, बस पावर काउंट कर लो। 16 और 3 13। बोलो कितना आ रहा है? 0.007 है ना? बोलो कौन सा आंसर आ रहा है? छठवें का आंसर है यहां पर 0.00। हाँ देखो, ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं क्या आ रहा है, जरा जल्दी बताओ क्या आ रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? बोलो। ऑप्शन नहीं है, है तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? कुछ सी बता रहे हैं उसका। देखो एक चीज कहीं भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं बताओ? अरे भाई इधर देखो, ये 0.007 क्या है? ग्राम है ना, और ये किस में लिया है? मीटर प्रति सेकंड में, तो ये किलोग्राम में नहीं लेना चाहिए। अब इतना तो तुम लोग सोचा करो, ये भी मैं ही करूं। 10⁻, ये ग्राम है तो किलोग्राम में बदलोगे तो 10 की घात -3 और करना पड़ेगा कि नहीं? 0.007 ग्राम चल रहा है ना ये, और इधर ये इकाई काय में? मीटर प्रति सेकंड में। बिल्कुल, तो यहाँ पर 0.007 ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, इकाई मत भूलना। तो ये हो जाएगा बी बॉम्बे। अगला, सातवां प्रश्न, ड्यूटेरियम एवं हीलियम परमाणु की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यानी बी बार किसकी? ड्यूटेरियम की। कितनी दी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवं हीलियम की बी बार, हीलियम की कितनी दी है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। यदि 2 ड्यूटेरियम नाभिक हीलियम परमाणु के निर्माण के लिए संलयित होते हैं, 2 ड्यूटेरियम बनाने हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा, 2 ड्यूटेरियम से 1 हीलियम बनाना है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 ड्यूटेरियम ले लिए, 1H2 प्लस 1H2, इससे बन गया हीलियम 2He4। कुछ ऊर्जा रिलीज हुई, तो वो कुछ ऊर्जा पर निर्माण के लिए होते हैं, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी ये पूछा है। क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये हीलियम बनाए नाभिक, और जो
इन दोनों की इकट्ठी ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। बोलो ऐसा होगा क्या? हाँ तो बताओ क्या होगा? बंधन ऊर्जा में उल्टा होता है। इधर जो प्रोडक्ट है ना, इसकी ऊर्जा अगर ज़्यादा है और इधर रिएक्टेंट हैं, इनकी ऊर्जा कम है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है? 2He4 है, तो 2He4 की ऊर्जा बंधन ऊर्जा है ना। आप जो केमिस्ट्री में लेते हैं वो अलग है, यहाँ पर बात कर रहे हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो इधर की जो टोटल बंधन ऊर्जा है, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा है, वो रिएक्टेंट की बंधन ऊर्जा से ज़्यादा होगी, तो ऊर्जा इसमें निकलेगी, उत्पन्न होगी। बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है? बंधन ऊर्जा का मतलब यहाँ पर होता है कि जो पदार्थ थे, जो न्यूक्लियॉन्स थे, वो इनफाइनाइट पर थे, वहाँ से उनको लाने में, या उल्टा सोचो, कोई अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनको कहाँ ले गए? तोड़ करके अनंत पर ले गए। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर 2He4 की ऊर्जा कौन सी? बंधन ऊर्जा अगर ज़्यादा है इन दोनों से, तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो बताइए कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये पूछा है। तो अब सोच लो, ये यहाँ पर इसकी कितनी है? ड्यूटेरियम की कितनी है? 1.1। लेकिन कितने हैं यहाँ पर? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, किसमें कितने न्यूक्लियन है? 2। 2 से गुणा करो, प्लस 1.1 इंटू इसकी भी 2। ठीक है, तो 2.2 इधर कितनी हो गई टोटल? इस साइड में कितनी हो गई? 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर कितनी है जरा मिलाओ, ये न्यूक्लियन 4 है, तो 7 इंटू कितना? 4, यानी ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रोडक्ट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, तो अवश्य ही ऊर्जा रिलीज होगी। ध्यान देना, बंधन ऊर्जा का केस उल्टा होता है। यहाँ बंधन ऊर्जा अगर ज़्यादा है प्रोडक्ट की, तो ऊर्जा रिलीज होगी। ठीक है, तो अब 28 में से 4.4 घटा लो, इतनी ऊर्जा ही मुक्त होगी। ठीक है, यस, तो आंसर हो जाएगा 23.6, ये यहां पर मुक्त होगी। सातवां हो गया। 8वां प्रश्न, मिटा दूं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान क्रमशः इतने इतने हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.0087 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.0073 AMU। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन संयुक्त होकर एक अल्फा कण यानी नाभिक बनाते हैं, अल्फा नाभिक बनाते हैं, तो जिसका द्रव्यमान 4.0015 AMU है, तो हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होगी? इस हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा ये फाइंड करनी है। अब यहां बंधन ऊर्जाएं नहीं दी, यहां क्या दिए? देखो द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो इन दोनों से मिला के ये द्रव्यमान बनाया है। तो ये नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान से कम होता है कि ज़्यादा होता है? जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनके अलग अलग द्रव्यमानों से नाभिक का द्रव्यमान हमेशा क्यों? तो द्रव्यमान क्षति होगी तो कम होगा ना। द्रव्यमान अगर क्षति हो गई, अलग अलग द्रव्यमान थे और उनसे मिला के हमने नाभिक बनाया, तो द्रव्यमान में कमी आई। क्षति का मतलब यही है कि बना के जो हम नया प्रोडक्ट चीज़ बना रहे हैं उसमें कमी आएगी। बंधन ऊर्जा इसका उल्टा, द्रव्यमान का बंधन ऊर्जा उल्टा होता है, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है वो कम होगा। तो एक काम करो, इन दोनों का जोड़ के ये वाला घटा दो, तो द्रव्यमान क्षति आ गई। अब द्रव्यमान क्षति आ गई
तो इसमें सी स्क्वायर से गुणा कर दो और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? या आप एएमयू दिए हुए हैं 931 से गुणा कर दो सीधे, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बस द्रव्यमान क्षति निकाल के 931 से गुणा कर दो। बोलो क्या उत्तर आ रहा है? देखो ऑनलाइन वालों ने सही बताया कि कम होता है। बोलो द्रव्यमान क्षति 1.0087, इसको जोड़ो, प्लस 1.0073 जोड़ करके क्या घटा दो? एम अल्फा 4.0015 ये घटा दो। और इसमें आप अगर 931 से गुणा कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी। ये तो डेल्टा एम हुआ, तो ऊर्जा निकालना है तो डेल्टा एम जो भी निकला उसमें 931 से गुणा कर दो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा क्योंकि 1.0087 किसकी है? एक प्रोटॉन की है, और फार्मूला क्या होता है? 2He4। तो कितने प्रोटॉन होते हैं? कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूक्लियॉन जो अपन लेते हैं वो 4 होते हैं। तो 2 प्रोटॉन हो गए तो 2 ही न्यूट्रॉन हुए। तो ये तो एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा है, तो गुणा कितने से और करना पड़ेगा? इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो इसमें 2 से गुणा और करो, ठीक है। समझ रहे हैं 2 से गुणा क्यों करवा रहा हूँ? 2He4 है, मतलब ये तो एक प्रोटॉन की ऊर्जा है, ये एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा है। जबकि नाभिक बना तो उसमें कितने प्रोटॉन चाहिए? 2 प्रोटॉन चाहिए और 2 न्यूट्रॉन चाहिए। तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, घटाओ, तो माइनस में नहीं आएगा। देखो कितना आया उत्तर, बताएं। नहीं, माइनस में तो आने नहीं चाहिए। 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th। ये आप क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, आपके पास नोट्स पहुंच गए हैं और उसमें आप ढूंढ लेना। सही आ रहा है? ए सही है। नेक्स्ट, चलो कर लेना बाद में, इसको आगे करो। क्वेश्चन नंबर 9th। देखो, एक परमाणु भट्टी की शक्ति पावर कितनी दे रखी है? 300 मेगावाट, यानी 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे तो वाट में आ जाएगी। यूरेनियम 238 के एक परमाणु के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा कितनी दे रखी है? 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रति घंटे यूरेनियम नाभिक से विखंडन की संख्या कितनी होगी? प्रति घंटे यूरेनियम नाभिक से विखंडन की संख्या निकालनी है। प्रति घंटे की बात कर रहा है। तो सिंपल पावर का फॉर्मूला इसमें लगाया जाए, पावर इक्वल टू W/T होता है, W/T। इसको W को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं? E/T। और मान लीजिए एक की ऊर्जा E है, तो N अगर इसमें यूरेनियम नाभिक है तो यहाँ N E/T
टी, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एन निकालना है, टी पी ई की वैल्यू पुट कर दो, करो। ऐसे आप कर लो। पी कितना दिया हुआ है? 310 की घात 6। टाइम इधर गुणा कर दें, 1 घंटा, 1 घंटे को सेकंड में बदल दो, 3600। इकाइयों पर ध्यान देना, एन निकालना है, गुणा ई कितना था? 170 मेगा, यानी 10 की घात 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलो, 1.6 10⁻⁻19। इसी को हल करके ये एन निकालना है। अब निकालो, देखो कौन सा आ रहा है। निकला? इसका आ गया है 40 इंटू 10⁻21। सी आंसर। बिल्कुल सही है, सी। अगला सवाल देखें, लिख लिया सभी ने? दसवां सवाल है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17 के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की मात्राएं 7.97 और 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो O17 नाभिक से एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? O17 से एक न्यूट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ये पूछा है। O17 से एक न्यूट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। एक न्यूट्रॉन को अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको बाहर निकालना है, ठीक बात है। चलो, तो ऊर्जा संरक्षण इसमें लगा दो, कितनी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा होगी? ये 17 गुणा O17 की है कितनी? 7.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। O16 की कितनी है? तो 16 गुणा कितनी दी है? 7.97। इस न्यूट्रॉन के लिए निकालनी है, बस गुणा करके आपस में माइनस कर लो। कितना आ रहा है? इसमें से एक घटा दो, उत्तर आ रहा है 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये घटा देना इसको। कर लोगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक गामा किरण फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की उत्पत्ति करता है। एक गामा किरण फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की उत्पत्ति करता है यदि इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की गतिज ऊर्जा 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो गामा किरण फोटोन की ऊर्जा ये क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, करिए कोशिश, सिंपल क्वेश्चन है ये तो।
एक गामा किरण फोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर रहा था। इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा कितनी थी? 0.5। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की भी इतनी होगी। और उसने कहा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म की, ये दोनों गतिमान भी हो गए, तो इस गतिमान की पूरे युग्म की गतिज ऊर्जा कितनी है? 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? सिंपल ऊर्जा संरक्षण लग जाएगा, इधर वाली टोटल ऊर्जा गामा की होगी। तो गामा की ऊर्जा कितनी होगी? 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.78 जोड़ दो, वन 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बी बॉम्बे। आ गया? चलो अगला प्रश्न देखें। यूरेनियम 237 के एक क्यूरी का द्रव्यमान क्या होता है? वैसे तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होता है, डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकंड। कितना होता है? एक क्यूरी बराबर 3.71 10⁻10 और विघटन प्रति सेकंड। ये अपन अभी उसमें पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले आ गया है इसलिए लिख देता हूं, विघटन प्रति सेकंड। ये होता है एक क्यूरी, डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकंड। अच्छा, और एवोगैड्रो यहां बोल रहा है कितना? यूरेनियम 234। तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर जो यूरेनियम 234 के परमाणु हैं उनका द्रव्यमान कितना होगा? 234 ग्राम। यही होगा। अब 234 ग्राम ये कह सकते हैं कि 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या में यूरेनियम 234 के कितने ग्राम हुए? 234 ग्राम। तो एक संख्या में कितने? 234 डिवाइड बाय एवोगैड्रो संख्या, और इतने में कितने? इतने से गुणा कर दो, तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 3.71 10⁻10 गुणा 234 डिवाइड बाय 6.023 10⁻23। करो सॉल्व। चलो वन पॉइंट कितना आ रहा है? कितना आया? 1.48 10⁻⁻11। ठीक है, 1.48 10⁻⁻11 ग्राम। सी आंसर। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, अभिषेक सिंह सेंगर, सी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ये दे रखी है 1H2 1H3 इक्वल टू 2He4 हीलियम और न्यूट्रॉन।
में दो नाविकों के बीच प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा इतनी है। अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए गैसों को किस तापक्रम तक गर्म करना चाहिए? तो हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गैसों की अगर दो नाविकों के बीच प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा मिल जाए, ये ऊर्जा है, और किस ताप तक गर्म करना चाहिए वो निकालना हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हो, तो गैसों की टी ताप पर जो ऊर्जा होती है कितनी होती है? 3/2 kT। ये kTg में पढ़ते हैं। तो ये इसी 3/2 kT को आप ये 7.7 10⁻⁻14 जूल के बराबर कर दो और टी निकाल लो। करो कोशिश। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट टी टेम्परेचर, टी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? E बराबर 3/2 kT, यही होती है। E का मान कितना? ये लिख दो 7.7 10⁻⁻14, प्लस में ही लिखना क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है। 3/2, K का मान 1.38 10⁻⁻23 इंटू टी, ये ताप निकालना है। बोलो ताप की वैल्यू कितनी आई? 3.7 10⁹ आ रहा है। 3.7 10⁹ केल्विन। तो हम ये लगा लेंगे 10⁹ केल्विन लगभग। ठीक है। आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाविक जो प्रारंभ में विराम में है, इसकी द्रव्यमान संख्या 220 है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि अभिक्रिया का Q मान 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या है? Q मान मतलब ऊर्जा का मान। ठीक है। एक इसने बोला कि एक नाविक है जो प्रारंभ में विराम में है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 220 है। इसने एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया, अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया। तो अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया तो अल्फा कण का सूत्र क्या होता है? 2He4 ये होता है। तो इसका इस मूल नाभिक का द्रव्यमान संख्या अब कितनी हो जाएगी? ये 4 तो बाहर निकल गया 220 में से, तो 216। ठीक है। और इधर ये हो गया 4, ये अल्फा कण हो गया। क्लियर हुआ? तो द्रव्यमान माना जा सकता है इसको। इसका M1 द्रव्यमान हो गया और ये M2 द्रव्यमान हो गया मान लीजिए। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? मान लो इसकी गतिज ऊर्जा है K1, इसकी गतिज ऊर्जा है K2, गतिमान हो जाएंगे। प्रारंभ में ये कैसा था? विराम में था। तो क्या संरक्षित कर सकते हैं? पहली बात तो बताओ, संरक्षण क्या कर सकते हैं? सिंपल, रेखीय संवेग तो रह गई। ठीक है। तो इसमें आप एक बात तो ये कही है इस क्वेश्चन में कि Q मान 5.5 है। Q मान का मतलब होता है ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनकी कुल ऊर्जा। तो कितनी है इसकी? इसकी है K1, इसकी K2, दोनों गतिज ऊर्जाओं का जोड़। यहां लिख दूं, दोनों गतिज ऊर्जाओं का जोड़ बराबर Q मान होता है। तो ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए। पहला इक्वेशन मान के छोड़ दो। दूसरी इक्वेशन हम संवेग संरक्षण से बना लें, यानी इसका संवेग और इसका संवेग क्या होगा? बराबर होगा अगर ये शुरुआत में विराम में था
तो P1 बराबर P2। इसका संवेग क्या होगा P1। अब इसमें वेग तो दिया नहीं हमें, लेकिन गतिज ऊर्जा दी है, तो संवेग को गतिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं ना, P बराबर √2m_k। तो इसका क्या आ जाएगा √2m1k1। इसका क्या आ जाएगा √2m2k2। ठीक है, मान लिख दें तो अंडर रूट में 2m1 का मान कितना है 216 k1 बराबर 2 इंटू m2 कितना है 4 k2। 2 से 2 उड़ाओ, रूट से रूट चला गया, 4 से 1 काट दो, तो आपके पास k2 का मान कितनी बार चला जाएगा ये 4 पंजे 20, 4 चौको 16, 54। तो k2 बराबर 54 k1। ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, उससे k1, उससे किसका मान पूछा है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पूछी है, मतलब ये k2 पूछी है। अल्फा कण ये था तो k2 पूछा है कितना है। तो एक काम करें कि हम k2 का मान यहां डाल दें समीकरण 1 में, तो k1 निकल आएगा, फिर उसका 54 गुना क्या होगा k2 होगा। करो जरा, क्या आ रहा है, सभी लोग करके बताएं इसका उत्तर क्या आ रहा है। यहां k2 की जगह रख दो। देखो समीकरण 1 से यहां कर देता हूं मैं आपको, समीकरण 1 से k1 प्लस k2 की जगह लिखो, यहां से k2 की जगह लिखो 54 k1 बराबर कितना था 5.5। 54 और 1 55, 55 k1 बराबर 5.5। ठीक है, आ जाने तो 0.1। तो यहाँ अब k2 कितना हो जाएगा 54 गुणा 0.1, तो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उत्तर आ जाएगा बी बॉम्बे। ठीक है, बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। आ रहा है, कितना आसान है, थोड़ी सी गुणा करना है। सवाल नंबर 15। में mp लेट m, यदि mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, और m1 यहां पर बोला mp mn इनके द्रव्यमान है, और एक पहला m1 जो दिया है वो 10 Ne20 इस नाभिक का द्रव्यमान है, और ये जो m2 दिया हुआ है वो Ca2040 का द्रव्यमान है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा है। m1 इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, और इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे वो निकालना है। इसमें 10 प्रोटॉन होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और 20 में तो 10 गया तो 10 आपके न्यूट्रॉन होंगे। इसमें 20 प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 20 में 40 में से 20 गए तो 20 न्यूट्रॉन होंगे। इनके आधार पर हम कुछ इसमें हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है। तो पहला आंसर तो आप बता रहे हो कि कौन सा बता रहे हो, सी में m2 लेस देन 2m1 है। और कोई और हो सकता है क्या? m1 के बारे में सोचें जरा। m1, ये जो m1 दिया है, m1 किसका द्रव्यमान है? m1 इस नाभिक का द्रव्यमान है। तो इस नाभिक का द्रव्यमान किससे कम होगा? द्रव्यमान क्षति के कारण इसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे तो कम होगा। तो इनके न्यूक्लियॉन कितने हैं? न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने? Np, कितने प्रोटॉन Np में?
20 ये 10 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने, 20 में से 10 गया 10, तो M1 लेस देन 10 कॉमन ले लो, Np प्लस Nn, तो ये हमारे पास D तो आ गया। अब जरा सोचें क्या कोई और भी हो सकता है, इसके लिए और क्या दिमाग लगाया जाए। क्वेश्चन में हम ये जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या जितनी बढ़ती जाती है उतनी द्रव्यमान क्षति भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर लें कि इसकी द्रव्यमान क्षति निकाल लो, किस वाले की, M2 की। M2 का द्रव्यमान ज़्यादा है ना, तो M2 की द्रव्यमान क्षति निकालो और M1 की द्रव्यमान क्षति से कम होगी। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होगी। जितनी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा उतनी द्रव्यमान क्षति भी ज़्यादा होगी। तो इसी का थोड़ा सा यूज़ करें। इसकी द्रव्यमान क्षति क्या होगी, M2 की, डेल्टा M2 की ज़्यादा होगी डेल्टा M1 से। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा डेल्टा M2 होगा कितना, इनके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस खुद का द्रव्यमान, तो इनके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना, 20 प्रोटॉन, तो 20 Mn प्लस कितने न्यूट्रॉन, 20 ही न्यूट्रॉन है, तो 20 Mn। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियन का द्रव्यमान। में से क्या घटा दें, इसका खुद का द्रव्यमान M2, तो डेल्टा M2 आ जाएगा। ये ग्रेटर होगा किससे, किससे ज़्यादा होगा, डेल्टा M1। तो डेल्टा M1 कितना, ऐसे ही वहाँ हिसाब लगाओ, कितने प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, 10 न्यूट्रॉन, और इसका खुद का द्रव्यमान कितना है, M1। तो इतनी संख्या इतने से ज़्यादा है। अब हम M2 को एक तरफ कर लें, क्योंकि यहाँ M2 के बारे में पूछा है ये, तो इधर इस M2 को उस तरफ पहुँचा दो, ये सब इधर ले आओ। तो देखो 20 Mn में से 10 Mn है घट गया, कितने आया, 10 Mn। 20, अच्छा ये MP था, सॉरी, 20 MP से 10 MP घट गया, तो 10 MP बचा। इधर 20 Mn में से 10 Mn घट गया, इधर 10 Mn बचा, माइनस M1 इधर ले लो, ये प्लस का M1 हो गया, ग्रेटर ये इधर चला गया M2। ठीक बात है। अच्छा इसमें से 10 कॉमन ले लूं मैं, 10 MP प्लस 10 Mn प्लस M1 ग्रेटर M2। ये क्या है, इतना किसके बराबर है, हाँ चलो ये तो तूने सही बताया। बोलो ये 10 MP प्लस Mn किसके बराबर है, इधर से देखो 10 NP प्लस Nn, मतलब ये M है, ये N लिख दिए होंगे, ये M है, द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो बोलो कितना होगा, ये M है, बताओ जरा, ये सीधे M1 के बराबर है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, M1, तो M1 प्लस M1 2M1, तो M2 लेस देन कितना हो गया, 2M1, यानी इसका आंसर C भी है। तो C और D दोनों आंसर है। ठीक है, एक बार और समझ लो इसको। इसमें ये कहा था कि हमारे पास एक नाभिक ये था 10 Ne20, इसका द्रव्यमान M1 है, 20 Ca40, इसका द्रव्यमान M2 है। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम ये जानते हैं कि जो पूरे नाभिक का द्रव्यमान होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियन है उनके द्रव्यमान से कम होता है, और कितना कम होता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इस नाभिक का द्रव्यमान है M1, तो इसके अंदर 10 कितने हैं, प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है MP, तो 10 प्रोटॉन है तो 10 MP हुआ।
प्लस 20 में से 10 गए, 10 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हुआ mn, तो 10 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 10 mn, 10 कॉमन ले लिए तो हमारे पास आंसर आया 10 mp प्लस mn। तो ये उत्तर हो गया पहला। फिर हम ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे द्रव्यमान क्षति भी बढ़ती है। तो जो m2 है उसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है, 40 है, तो इसकी द्रव्यमान क्षति ज़्यादा होगी इससे, 20 वाले से। तो डेल्टा m2 ग्रेटर देन डेल्टा m1। अब डेल्टा m2 क्या होगा, डेल्टा m2 कैसे निकालोगे, 20 mp प्लस 20 mn। कैसे कि यहाँ पर 40 में ये 20 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, 20 mp हो गया, 40 में से 20 गए mn, 20 mn हो गया। ये जो आया इसमें से क्या घटाते हैं, m2, तो ये आ गया द्रव्यमान क्षति ग्रेटर होगी 10 mp प्लस 10 mn माइनस m1 से। यहाँ पर आप वही करें, m2 निकालना है तो m2 के लिए हल कर लें, m2 के लिए सॉल्व कर लें, तो ये 2m1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 mp प्लस mn करोगे तो इसको हटा के mn, इसको हटा के m1 लिखा जा सकता है, m1 प्लस m1 2m1 इस फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों ही सही होंगे, बिल्कुल सही है। और ये आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो रेडियो एक्टिविटी पर आधारित हैं, तो इसलिए इनको हम बाद में करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी आज मैं समझा देता हूँ आपको, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। वो तो अब नहीं आएगा, अब उसमें, हाँ इसमें अब आता नहीं, इसमें अब नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वो कर लेना, उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में आएगा, अब इसमें नहीं आएगा। आ जाओ रेडियो धर्मिता, जिसको रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके, रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता होती क्या है, क्या होता है, कुछ पदार्थ, जैसे अपन ने जब नाभिक का अध्ययन किया था तो एक ग्राफ समझा था, और ग्राफ में हमने कहा था कि 40 से 120 तक ये स्थायित्व को धारण करते हैं, और 140 के बाद जो है ये रेडियो सक्रिय होते हैं, और 40 के पहले भी। तो 140 के बाद, जैसे यूरेनियम तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही अपने में से अल्फ़ा बीटा गामा ये कणों को निकालते रहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं हम रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो धर्मिता, यही इस गुण को कहते हैं रेडियो धर्मिता। चलो ये पहले आ गया। तो यहाँ पर जैसे एक लेड बॉक्स है, आप इसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखें, फिर अपन परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर एक लेड बॉक्स ले लिया ये, और इस लेड बॉक्स के अंदर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ रख दिया, तो इस रेड बॉक्स में एक पिन होल कर दिया, इस होल से स्वतः ही अपने आप कुछ किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि कुल कितनी किरणें या कितने प्रकार की किरणें इसमें निकलती होंगी, तो उसको अपन ने यहाँ पर इसके लिए 2 प्लेटें लगा दी। कौन कौन सी प्लेटें, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट। धनावेशित प्लेट लगाई, ऋणावेशित प्लेट लगाई, इधर से कुछ किरणें तो इस धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, और कुछ ऋण की तरफ मुड़ी, और कुछ सीधे निकल गई। तो इससे ये अंदाज़ा लगा जो किरणें धन की प्लेट की तरफ मुड़ी हैं वो जरूर ऋणावेशित कण रहे होंगे, तभी तो वो धन की तरफ आकर्षित हुई, और जो ऋण की तरफ गई हैं वो जरूर धनावेशित रहे होंगे, यानी कि तभी वो ऋण की तरफ गई हैं, और जो सीधे चली गई उन पर कोई आवेश ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब वो किसी भी प्लेट से आकर्षित नहीं हुई। तो ये यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ हमने रख दिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसमें से हमने देखा 3 प्रकार के ये किरणें निकली। तो जो
धन प्लेट की ओर आकर्षित हुई वो बीटा कण माने गए, जो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हुई वो अल्फा कण माने गए, और जो सीधे चले गए वो गामा किरणें हुई। उन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। गामा किरणें मतलब वो कण तो होंगे लेकिन वो गामा किरण फोटोन होंगे। वो फोटोन हमने देखा था कि कैसे होते हैं, निरावेशित होते हैं, अनावेशित होते हैं, सो किसी प्लेट से आकर्षित नहीं होते। तो यही बात है कि रेडियो धर्मिता अब क्या हुई। रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता ये होती है कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण अनायास ही उत्सर्जित होते हैं, और अनायास ही इन किरणों के उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फिर सोडी का विस्थापन नियम इसमें आएगा। सोडी का विस्थापन नियम यह है, इसमें जैसे ZYA, अब ध्यान देना इसमें ZYA ये कोई पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। इसमें से जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो अल्फा कण क्या होता है 2He4, तो Z में से 2 कम हो जाएगा और A में से 4 कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बीटा कण जब उत्सर्जित होगा तो बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बीटा 0, यानी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या अल्फा का सूत्र क्या है 2He4, बीटा का माइनस बीटा 0, तो ये 2 कम होगा और यहाँ द्रव्यमान में 4 कम होगा। यहाँ पर माइनस बीटा कण निकलेगा तो माइनस यानी Z में 1 जुड़ जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा और इसमें द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गामा किरण निकलेंगी तो गामा किरण तो यहाँ पर देखते हैं ये तो ऊर्जा है, तो मतलब ZYA से ऊर्जा निकल गई तो कम ऊर्जा का कोई वो पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर एनर्जी वाला पदार्थ हो जाएगा। ये 3 जो नियम हैं वो हमें ध्यान रखने, इन पर आधारित भी प्रश्न बनेंगे कि कितने अल्फा कण निकलेंगे, कितने बीटा निकलेंगे, कितने गामा निकलेंगे। तो इनके भी शॉर्टकट होते हैं, सवाल करने के सूत्र होते हैं। वो सूत्र मैं आपको जब सवाल कराऊंगा तो उन्हीं के साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, अभी केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप ये समझो कि अल्फा कण निकलेगा तो क्या स्थिति बनेगी, Z में 2 की कमी आएगी और A में 4 की कमी आएगी। बीटा कण निकलेगा तो Z में 1 बढ़ जाएगा, A में कोई कमी नहीं आएगी ना वृद्धि होगी। गामा कण निकलेगा तो गामा स्वयं ऊर्जा है, ऊर्जा निकलेगी तो कम ऊर्जा का पदार्थ रह जाएगा। ठीक है, प्रश्न बनेंगे कि एक पदार्थ में से इतने अल्फा कण निकल गए, इतने बीटा कण निकल गए, या कोई दिया होगा उसमें पूरी चेन टाइप की बनी होगी तो पूछेगा कितने अंत में कौन सा पदार्थ बनेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे आगे आएंगे, तो वो मैं उनकी जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है या सूत्र हैं उन्हीं सवालों के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है रदरफोर्ड और सोडी के रेडियोधर्मी क्षय के नियम, यानी रेडियो सक्रियता क्षय के नियम। तो ये थियोरेटिकल कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स हम समझते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री का विघटन विशुद्ध रूप से एक यादृच्छिक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेडियोधर्मी सामग्री माने पदार्थ है ना, हिंदी समझ में नहीं आए तो रेडियोधर्मी यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन विशुद्ध रूप से क्या है, एक यादृच्छिक प्रक्रिया। यादृच्छिक मतलब अचानक प्रक्रिया है, अचानक होने वाली प्रक्रिया, और यह केवल अवसर की बात है, लेकिन कौन सा पहले विघटित होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो वही लिखा है कि किस नाभिक का विघटन पहले होगा या क्षय पहले होगा यह नहीं बताया जा सकता। क्षय पहले होगा यह बताया नहीं जा सकता। पूरे यूनिवर्स में या कहो वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कौन पहले चला जाएगा क्या पता, बता सकते हो क्या? तो ऐसे ही इसमें है, और आजकल वैसे ही कोरोना चल रहा है। इसमें रदरफोर्ड और सोडी का नियम ये कहता है, क्षय नियम ये कहता है कि कोई भी रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है उसका विघटन होना शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, मतलब अचानक होने वाली प्रक्रिया है। कौन सा नाभिक पहले, कौन सा बाद में, कौन सा बीच में, किस नंबर पर कौन विघटित होगा, इसको कहना बिल्कुल भी असंभव है। कोई भी कभी भी विघटित हो सकता है। ये पहला उन्होंने नियम बताया।
दूसरा, ये क्षय की जो दर होती है वो भौतिक संरचना या पदार्थ की रासायनिक स्थिति पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये ना तो भौतिक संरचना पर निर्भर करती कि किस शेप का, किस आकार का, कैसा क्या पदार्थ है, ना ही उसकी रासायनिक स्थिति पर भी निर्भर करती। तीसरा यह है कि क्षय की दर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको जरूर ध्यान रखना, इसी से आगे हम सूत्र भी बनाएंगे। क्षय की दर जो होती है, क्षय की दर यानी नाभिकों के विघटित होने की दर, उस समय उस तात्कालिक रूप से मौजूद पदार्थ की मात्रा के सीधे समानुपाती होती है। मतलब कितना पदार्थ बच गया, कितने नाभिक बच गए, कितने कण बचे हैं, उस बची हुई संख्या के समानुपाती होती है क्या? क्षय की दर। तो क्षय की दर किसके समानुपाती? बची हुई नाभिकों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो क्षय की दर उस समय, उस इंस्टेंट पर, जिस समय क्षय हो रहा है, क्षय की दर निकाली जा रही है, उस क्षण पर मौजूद पदार्थ की मात्रा के सीधे समानुपाती। यहां पदार्थ की मात्रा से संबंध का मतलब है यहां पर संख्या, मात्रा से मतलब है यहां संख्या, मात्रा से संबंध है, मात्रा से मतलब यहां संख्या है। सामग्री की मात्रा का अर्थ है बचे नाभिकों की संख्या या कणों की संख्या, नाभिकों की संख्या। ठीक है, तो क्षय की दर उस तात्कालिक रूप से मौजूद सामग्री की मात्रा, मात्रा माने ब्रैकेट में लिख दो नाभिकों की संख्या के सीधे अनुपातिक रूप से होती है, समानुपातिक होती है। जैसे जैसे क्षय होता जाता है, ऑब्वियसली मूल पदार्थ तो घटता जाएगा। जैसे जैसे क्षय होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? मूल पदार्थ, मूल सामग्री तो कम होती जाएगी ना। तो पहले ज़्यादा बचेगी, फिर और कम बचेगी, फिर और कम बचेगी, फिर और कम बचेगी। तो फलस्वरूप क्षय होने की दर भी घटती जाती है। यानी शुरुआत में ज़्यादा पदार्थ होता है तो ज़्यादा क्षय होता है, फिर धीरे धीरे पदार्थ कम बचता है तो क्षय होने की दर भी कम होती है। तो शुरुआत में ही क्षय होने की दर ज़्यादा होती है। और अगर आप ग्राफ अभी खींचोगे तो इसे ग्राफ इस तरह से आता है कि एक्सपोनेंशियल डिके होता है। एक्सपोनेंशियल यानी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल चर घातांक के रूप से घटता है, यानी पहले बहुत तेजी से घटता है, फिर धीमे धीमे घटता है। ठीक है, इन सब की हम आगे बात करेंगे, तो ये आप नोट कर लें। मिटा दूं? अब इसका सूत्र देखते हैं। यदि किसी क्षण पर, किसी भी पल या किसी भी क्षण में मौजूद रेडियोधर्मी परमाणुओं की संख्या n है, यानी जिस समय हम क्षय दर निकाल रहे थे उस समय रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या उस समय उस पदार्थ में कितनी है? n है। ये बचे हुए हैं, क्षय होने वाले नहीं, ये बचे हुए हैं। बचे हुए कितने? उस क्षण कितने? n है। तो क्षय की दर ज्ञात करनी है, तो क्षय की दर होती है, क्या बताया था अभी? क्षय की दर किसके समानुपाती? बचे हुए नाभिकों की संख्या के समानुपाती। और बचे हुए नाभिक कितने हैं? n है इस समय। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस dn/dt, dn/dt समानुपाती n। dn/dt क्या है? dn/dt मतलब क्षय की दर, क्षय की दर, क्षय होने की दर है ये कितना? dn/dt समानुपाती बचे हुए संख्या n। माइनस क्यों आ गया? माइनस साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे पदार्थ कम बच रहा है वैसे वैसे यहां पर आप देख रहे हो, यानी ये समझ लो जैसे जैसे क्षय होता जा रहा है वैसे वैसे क्षय की दर भी घट रही है। तो माइनस dn/dt समानुपाती n। अच्छा, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि माइनस dn/dt, तो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट आता है लैम्डा। तो ये लैम्डा होता है क्षय स्थिरांक, या इसको कहते हैं विघटन स्थिरांक। क्या कहते हैं? विघटन स्थिरांक। dn/dt बराबर माइनस dn/dt बराबर
लैम्डा n, और इसको कहते हैं क्षय स्थिरांक या विघटन स्थिरांक। ठीक बात है। अब थोड़ा उलटफेर कर दिया। उलटफेर क्या कर दिया कि इस dn के नीचे n ले लिया और dt को इधर ले गए, माइनस भी उधर ही पहुंचा दिया, तो dn अपॉन n बराबर माइनस लैम्डा t, ऐसा उलटफेर कर सकते हैं। ठीक है, हम n को dn के साथ ले लें और लैम्डा के साथ dt ले लें, माइनस उधर पहुंचा दें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब समाकलन करेंगे तो यहाँ n के सापेक्ष समाकलन करना है, तो उसके नीचे n होना चाहिए या dn के साथ n होना चाहिए, तभी तो समाकलन कर पाओगे। तो अब इसका समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन करें, अपन समाकलन करें तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। ये dn बाई n बराबर माइनस लैम्डा dt। ठीक है, ये होता है समाकलन। अब इसमें लिमिट भी लगाएं, यानी t बराबर अगर 0 है, प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में कितने परमाणु, कितने अणु, यहाँ पर कितने इसमें नाभिक होंगे, n0, और t समय बाद कितने होंगे, n होंगे का मतलब बचे। 0 समय पर कितने बचे थे, कितने थे, n0 मान लेते हैं, और t समय पर कितने हैं, कितने बचे उसमें पदार्थ में, n नाभिक बचे। तो ये बचे हुए नाभिकों की संख्या है। अब इसका समाकलन करें तो 1/n का समाकलन सब जानते हैं कितना होता है, बोलो, log n होता है। कितना होता है, log n। 1/n का समाकलन log n। नीचे ये n0 और n, ये लिमिट चिपका दो, माइनस लैम्डा बाहर ले लो, एक बचा, एक का समाकलन t के सापेक्ष t होगा, 0 to t लगा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करेंगे, log n की जगह ये n आएगा, log n माइनस log n 0, यही होगा। लिमिट ओपन करेंगे तो log n माइनस log n 0, इधर माइनस लैम्डा t। अच्छा, log m माइनस log n, log का फार्मूला होता है कितना, log m बटे log n बटे n0। ठीक है, भाग का सूत्र बन जाएगा। तो ये आ गया log e बेस में चल रहा है, ये log e बेस में n बाई n0। ठीक है, बराबर माइनस लैम्डा t। अब जब इधर से log हटाएंगे ना, तो ये जो बेस है, ये जो बेस है, इस बेस की पावर में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, n बाई n0 बराबर माइनस, सॉरी कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t हो जाएगा। यहां से log हटाओगे n बाई n0, तो ये e की पावर में ये पूरा चला जाएगा। तो हमारे पास ये सूत्र बन गया। अब फाइनली मैं सूत्र लिखता हूं, यहां पर एक सूत्र लिख देता हूं, n बाई n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t आया। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल फार्मूला हमारा, इस n0 को यहां पहुंचाओ तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको याद रखना है, ये डिराइव किया, बिल्कुल अंत में यही निकलता है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक्सपोनेंशियल दिख रहा है कि इसका जो क्षय होता है वो चर घातांकीय रूप से होता है। हो गया। अब एक इसका ग्राफ देखो जरा। ये मैंने एक्स एक्सिस पर इनके अर्धायु काल लिए हैं। अर्धायु काल आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे, आगे मैं समझाऊंगा ही। टाइम इन हाफ लाइफ्स, अर्धायु काल का मतलब है कि वो समय जिसमें पदार्थ आधा बच जाए या आधा क्षय हो जाए। आधा बचेगा तो ऑब्वियसली आधा क्षय हुआ होगा,
तो इसको दोनों तरफ से परिभाषित कर सकते हैं। तो वो टाइम जिसमें पदार्थ आधा बचा रहता है या आधा क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम इन हाफ लाइफ्स दिए हुए हैं 0, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 1 अर्धायु, 2 अर्धायु, 3 अर्धायु, 4 अर्धायु। और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बचे हुए हैं वो ले लें। शुरुआत में 0 समय पर कितने होंगे? 0 समय पर तो पूरे बचेंगे, मतलब n0 होंगे। n0 हम शुरुआत में बचे हुए क्या मानते हैं? n0। तो यहां पर कहीं ये n0 बच गए। t इस 0 पर समय अगर 0 है तो 1 अर्धायु पर कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो मतलब ये 1 अर्धायु पर n0 का आधा इधर हुआ, ऐसे यहां मिलाया तो ये पॉइंट आना चाहिए कि नहीं? ठीक है। 2 अर्धायु पर इसका भी आधा, यहां पॉइंट आना चाहिए। 3 अर्धायु पर इसका भी आधा, जो इसका आधा। 4 अर्धायु पर इसका भी आधा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा नहीं आएगा। यानी शुरुआत में बहुत तेजी से घट रहा है, फिर धीमे धीमे घट रहा है। आपसे कोई पूछे यहां कितना हो गया है, तो कहोगे आप n0/2 रह गया। यहां कितना हो गया, आप कहोगे इसका भी आधा हो गया, तो n0/2 की पावर 2। आप कहोगे यहां कितना हो गया, इसका भी आधा हो गया इस वाले का, तो n0/2 की पावर 3। यहां n0 की पावर 2 की पावर 4, और ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो इसी ग्राफ को मैंने अभी अच्छी तरीके से बनाया भी है आपके लिए। देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो जो बनाए थे वही यहाँ n0/2 बचा इस पॉइंट पर। यहाँ पे कितना होगा, n0/4 2 की पावर 2। इधर 3t पर n0/8 2 की पावर 3। 4 पर n0/16 2 की पावर 4। तो ये रट लो इसको, 1 अर्धायु में 1/2 होता है, 2 अर्धायु में 1/4 होता है, 3 में 1/8 होता है, और 4 में 1/16 होता है। तो इसके जो क्वेश्चन करोगे ना रेडियो एक्टिविटी के, इसी सूत्र से जो आपने रट रखे हैं, इसी से ही चुटकियों में हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए याद रखना, t पर n0/2 आधा होता है, 2 अर्धायु में 1/4 होता है, 3 अर्धायु में 1/8 होता है, 4 अर्धायु में 1/16 होता है। याद करो इसको, बना लो इसको। बैटरी भी जा रही है। चलो अपनी क्लास भी ख़त्म होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट, हाँ वो चार्जर वहीं रह गया ऑफिस में। अब तो क्या 2 मिनट रह गए, 2 मिनट का काम तो हो जाएगा। देखो एक बार बना लिया ना ये तो आपने, तो अब एक सवाल मौखिक रूप से सुन लो जल्दी से, ठीक है। और ये बैटरी चली जाए और ऑनलाइन वाले अगर ये बंद हो जाए तो समझ लेना क्लास बंद हो गई है, ठीक है। तो एक सवाल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ 1/16, ये कहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ 1/16 क्षय होता है 40 दिन में। 1/16 40 दिन में क्षय होता है। तो बताइए उस पदार्थ की अर्धायु कितनी है। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। 10 बिल्कुल सही है, इसलिए कहा था इसको याद कर लो। 1/16 यानी कितने अर्धायु होंगे, 4।
तो 4 अर्धायु बराबर 40 दिया है, वही यही तो कह रहा है। 1/16 6 हो रहा है 40 दिनों में, 1/16 6 हो रहा है 40 दिनों में। तो अर्धायु कितनी है? 1/16 मतलब कितनी अर्धायु? 4 अर्धायु। 4 अर्धायु बराबर 40 दिन, तो 1 अर्धायु बराबर 10 दिन। उत्तर आ गया 10 दिन। तो कई सवाल ऐसे आपको मिलेंगे इसमें, ये तो खैर सिंपल था। और भी बहुत सारे सवाल जो केवल इतने से भर से ही अपन इसको हल कर सकते हैं, किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना कर लो। शनिवार को इसको हम डिटेल में करते हैं। बिल्कुल सही है, रोहित कुमार और आरुषि सबका सही आंसर है। और अगले टर्न पर हम सवाल करेंगे इसके, और कुछ रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी और आगे बढ़ाएंगे। और संडे को आपका टेस्ट है, रेडियो सक्रियता का आएगा पूरा